नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, ये वीडियो है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वाटरशेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट, जिसको दोस्तों हिंदी में बोला जाता है जल समेट एवं बंजर भूमि प्रबंधन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए किन्हीं 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि पेपर या परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यानी दोस्तों, इस वीडियो से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जितने प्रश्नों को शामिल किया गया है वो टोटली आपके सिलेबस पे आधारित प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और साथ ही साथ आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, एक बात और सुन लीजिए, और बात यह है दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब दोस्तों, आप लोगों को लाइक करना अनिवार्य ही हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोगों को क्या लगेगा, बस एक बार दबाना है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दबाने का काम करें, लाइक वाला बटन। तो अब हम लोग बकवास तो बहुत कर लिए, अब चलते हैं अपने वीडियो पे, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग जाना चाहते थे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, यानी पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, राजस्थान में मृदा क्षरण का दर क्या है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मृदा क्षरण का दर क्या है। तो दोस्तों, 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या होता है, मृदा क्षरण होता है। और इस क्षरण में दोस्तों वायु क्षरण और जल क्षरण सब कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर क्षरण का बात किया तो दोस्तों 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मृदा क्षरण होता है। कहाँ, राजस्थान में। और दोस्तों, इसका कलर थोड़ा बदल ले रहे हैं। और आगे है दोस्तों, मृदा सुसंहता किसे कहते हैं। दोस्तों, मृदा सुसंहता किसे कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ये लंबा है इसका, पर कोई बात नहीं, पेपर में इसको पूछा जा सकता है। तो देखिए, मृदा सुसंहता किसको कहते हैं दोस्तों, मिट्टी के अधिक आयतन का दाब के कारण कम आयतन में परिवर्तित होना। यानी दोस्तों, मिट्टी के अधिक आयतन के दाब के कारण कम आयतन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है दोस्तों, मृदा सुसंहता कहलाता है। यानी जैसे दोस्तों भारी यंत्र, जैसे ट्रैक्टर चलेगा, कंबाइन चलेगा, तो क्या होगा, मिट्टी का अधिक दबाव होगा, ठीक है, तो कम आयतन में परिवर्तित हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे मृदा सुसंहता। और आगे देखिए, आगे है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में, यानी दोस्तों 1 cm मृदा बनने में कितना वर्ष लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर आपके खेत का मिट्टी 1 सेंटीमीटर मृदा क्षरण के माध्यम से बह गया है, तो सोचिए कि उसको बनने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों, इसमें कितना, 1 सेंटीमीटर के लिए कितना टाइम लगता है दोस्तों, लगता है 130 से 400 वर्ष। आप सोच सकते हो कि मात्र 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में, निर्माण होने में मिट्टी का कितना टाइम लगता है, 130 से 400 वर्ष। इसलिए मृदा संरक्षण करना जरूरी हो जाता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे दोस्तों, मृदा के ऊपरी सतह पर महीन कणों का पतली परत जमा होना क्या कहलाता है। यानी दोस्तों, जो मृदा होता है उसके ऊपरी सतह पर महीन कणों का पतली परत जमा होने को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको क्या कहेंगे, पपड़ी बनना। क्या कहेंगे, पपड़ी बनना, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्रस्टिंग, ठीक है। और आगे आइए, और आगे देखिए क्या है दोस्तों, आगे है दोस्तों, खनिज भूमियों में कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यानी जो खनिज भूमियां हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ का मात्रा कितना प्रतिशत होता है दोस्तों। तो दोस्तों, खनिज भूमियों में कार्बनिक पदार्थ का मात्रा 1 से 5% तक होता है। कितना, 1 से 5% तक होता है, किसमें, खनिज भूमियों में कार्बनिक पदार्थ। और दोस्तों आगे देखेंगे, विश्व में ऊसर प्रभावित क्षेत्र कितना हेक्टेयर है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है विश्व में ऊसर प्रभावित क्षेत्र कितना हेक्टेयर है। तो दोस्तों, विश्व में अगर पूरे वर्ल्ड का बात किया जाए तो पूरे विश्व में 1.03 बिलियन हेक्टेयर, मिलियन नहीं है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, बिलियन हेक्टेयर है। यानी दोस्तों, पूरे विश्व में 1.03 बिलियन हेक्टेयर क्या है, ऊसर है, जिसमें 412 मिलियन हेक्टेयर क्या है दोस्तों, वो लवणीय है। क्या है, 1.03 बिलियन में 412 मिलियन क्या है, लवणीय है, तथा 600 मिलियन जो है वो आपका क्या है, क्षारीय भूमि है, ठीक है। तो ये आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद कीजिएगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों, हरित क्रांति शब्द किसने दिया। तो दोस्तों, हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड नाम के वैज्ञानिक थे,
जिन्होंने सन 1968 ईस्वी में हरित क्रांति का नाम दिया। ये कहाँ के थे दोस्तों? विलियम गौर। ये यूएसए के थे। कहाँ के दोस्तों? यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के थे। और आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों WHO के अनुसार पानी कितना घुले हुए ठोस तत्व यानी TDS होना चाहिए। यानी दोस्तों WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पानी में कितने घुले हुए ठोस, जिसको दोस्तों शॉर्ट में बोला जाता है TDS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड होना चाहिए। तो दोस्तों WHO के अनुसार जो पानी का TDS होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। ठीक। और आगे देखते हैं, आगे है 1994 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना था। तो दोस्तों 1994 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 59 लाख हेक्टेयर था। कितना था दोस्तों? ये 59 लाख हेक्टेयर था, जो कि एक बहुत बड़ा भूमि का क्षेत्र है। और दोस्तों जिससे बिहार को 5,000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ था। कितना? 5,000 करोड़ रुपया का बिहार को नुकसान उठाना पड़ा था। किसके कारण दोस्तों? ये बाढ़ के कारण। और दोस्तों बिहार में 1994 के रिपोर्ट के अनुसार 69 लाख हेक्टेयर भूमि क्या था? बाढ़ ग्रसित था। और आगे देखते हैं दोस्तों आप लोगों से एक बात बता दे रहा हूँ। आप लोग, अधिकतर लोगों को यही देखा जाता है कि बस वीडियो पे आए, शुरू के 5-10 क्वेश्चन देखे और फिर उसके बाद छोड़कर भाग गए। तो उससे क्या होगा? उससे आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, इस वीडियो में जितने प्रश्नों को शामिल किया जाएगा वो टोटली क्या है? टोटल प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसा नहीं कि जो पहला प्रश्न मैंने बताया वो पेपर में आएगा और लास्ट वाला नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाएगा। अब ये पता नहीं कि 20 नंबर वाला प्रश्न आएगा कि 1 नंबर वाला प्रश्न आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि गाना सुनने से बेहतर वीडियो देखना है, रील्स देखने से बेहतर वीडियो देखना है। ठीक है। और आगे देखेंगे क्या है, जल प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। जल प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों, खराब भूमियों के जीर्णोद्धार के लिए पेड़ के पंक्तियों के बीच चारागाह को किस विधि में उगाया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है, खराब भूमियों के जीर्णोद्धार के लिए पेड़ के पंक्तियों के बीच चारागाह को किस विधि में उगाया जाता है। तो दोस्तों ये सिल्वी पास्चर विधि में उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें? सिल्वी पास्चर कल्चर में उगाया जाता है। और आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों, आगे दोस्तों एक परिभाषा है जिसको समझना सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है, अगर इस विषय का ही परिभाषा ना पता हो तो इसके बारे में जानना तो कठिन हो ही जाएगा। इसलिए आप लोग अब इसका परिभाषा समझिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का या स्थायी या टिकाऊ कृषि का परिभाषा क्या होता है। तो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। और दोस्तों देखिए, टिकाऊ कृषि या स्थायी कृषि, जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोला जाता है। अब इसको समझते हैं। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है दोस्तों, बदलते पर्यावरण अर्थात धरती तापक्रम में वृद्धि, समुद्र में जलस्तर में बढ़ोतरी एवं ओजोन की परत में क्षति आदि नई उत्पन्न विषमताओं को अस्थायी या टिकाऊ बनाने के साथ साथ दुनिया की बढ़ती आबादी को अन्न पूर्ति के लिए उत्पादकता के स्तर पर क्रमागत वृद्धि करना टिकाऊ कृषि है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रोडक्शन इस तरह से किया जाए कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कोई क्षति ना हो और प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती जाए। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? अस्थायी कृषि। यह परिभाषा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो 1993 में दिए थे। और आगे देखेंगे, और आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अस्थायी कृषि पर अपना रिपोर्ट कब दिया। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपना रिपोर्ट अस्थायी कृषि पर कब दिया दोस्तों? तो ये 1976 ईस्वी में दिया। ठीक है, 1976 ईस्वी में। और आगे देखते हैं, आगे है LEISA, यानी दोस्तों लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों। ये इसको नोट करके लिख लीजिएगा। LEISA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, भारत में सबसे कम तथा सबसे ज़्यादा वर्षा क्रमशः कितना mm होता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत में सबसे कम
या सबसे अधिक वर्षा क्रमशः कितना होता है, तो दोस्तों सबसे कम कितना होता है, वो 50 mm होता है, जो कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में होता है जहाँ की बारिश बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। तो सबसे कम 50 mm होता है और सर्वाधिक कितना होता है, 2000 mm होता है। यानी दोस्तों सर्वाधिक सबसे कम 50 mm और सबसे ज़्यादा 2000 mm होता है, जो कि 2000 mm उधर पूर्वोत्तर के राज्य चेरापूंजी साइड में होता है, मेघालय में। और आगे देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि उपलब्धता कितनी है। यानी दोस्तों भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उपलब्धता प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो कितनी है, तो वो जो है वो 0.106 यानी 0.106 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पड़ेगा, जो कि बहुत ही छोटा भूखंड होगा। तो यही भारत में जो क्या है, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता है जो है वो 0.106, ठीक है। और आगे देखते हैं, IPNS क्या है। यानी दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, पूरा नाम। तो दोस्तों IPNS का पूरा विस्तार रूप क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये हो गया आपका IPNS का फुल फॉर्म। और आगे देखिए, आगे भी इसी से रिलेटेड है। और क्या है दोस्तों, INM क्या होता है। यानी दोस्तों इसका भी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो INM का मतलब होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे कुछ प्रश्न बचे हैं। और दोस्तों जो अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से, मृदा कैंसर के नाम से किसको जाना जाता है। यानी दोस्तों किसे मृदा कैंसर कहा जाता है। तो दोस्तों जो मृदा क्षरण है, जिसको इंग्लिश में सोयल इरोजन बोला जाता है, इसको हम लोग मृदा के कैंसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे है मृदा क्षरण द्वारा कितनी मृदा प्रति हेक्टेयर कट जाती है। यानी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रति वर्ष यहाँ पे होगा। यानी दोस्तों जो मृदा क्षरण के द्वारा कितना मृदा प्रति वर्ष कट जाता है, यहाँ पे वर्ष छूट गया, यहाँ पे वर्ष लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया मैंने फिर से। यानी मृदा क्षरण द्वारा कितना मृदा प्रति वर्ष कट जाता है। तो अब इसका जो आंकड़ा है चौंकाने वाला है। यानी 5334 मीट्रिक टन मृदा क्या होता है, हर साल कट जाता है। जिसमें अब इसको और विस्तार से जानेंगे। 30% क्या होता है, इसमें 30% क्या होता है दोस्तों, 30% इसमें क्या होता है, 10%। देखिए इसके में इसको बहुत 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जो कि 30% समुद्र में चला जाता है, ठीक है, ठीक। और 10% क्या है, 10% आपका हो गया सिंचाई स्रोतों में, और 60% जलोढ़ के रूप में गाद बन जाता है, ठीक है। यदि सब जितना मृदा कटता है उसका डिवाइड हो जाता है, अलग अलग बढ़ जाता है। 30% क्या होता है, समुद्र में चल जाता है, और 10% सिंचाई के स्रोतों में, तथा 60% जलोढ़ के रूप में गाद बन जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और लगातार इसी तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं इस चैनल पे। और BSc एग्रीकल्चर छठा सेमेस्टर के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें BSc 6 सेमेस्टर का टोटल वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को खोलिए और उस वीडियो को देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।